सामान्य वर्ग के साथ इतना अत्याचार क्यों और क्या भारत इसी तरीके से अपना विश्व गुरु बनने का सपना पूरा करेगा? इस तरीके के कोट्स फिलहाल सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं। वजह है आरक्षण। आरक्षण की वजह से जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय हो रहा है और इसी से भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाता है। आज बात करेंगे नीट की, नीट एंट्रेंस एग्जाम की, जिससे कि इसे एडमिशन लेकर पढ़ाई करके डॉक्टर्स बनते हैं और वो देश के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। आरोप ऐसा है, फिलहाल सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, कि आरक्षण में जो जाति आधारित जो कोटा है उसकी वजह से जनरल कैटेगरी के जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ अन्याय होता है, उनकी सीटें छिन जाती हैं और देश का विकास रुकता है। ये आमतौर पर फिलहाल बहुत ज्यादा मात्रा में सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें लिखी जा रही हैं। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि नीट में जाति के आधार पर दाखिला कैसे होता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, और ये जो कोटा बंटने की जो बात कही जा रही है और ये सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनका हक कैसे मारा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी इस विषय पर चर्चा करने के लिए। सर, बहुत स्वागत आपका। आपने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया हुआ है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे समझाइए कि जो नीट यूजी का मसला है, कैसे इसका परसेंटाइल डिसाइड होता है, किन छात्रों को एडमिशन मिलेगा, किन छात्रों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देश का सवाल है, सिर्फ डॉक्टर्स का सवाल नहीं है। ये जो नीट जैसे पहले चलता था कि जनरल कैटेगरी को 1% जनरल कैटेगरी में ही रखा जाता था और बाकी सारे परसेंटेज को कैटेगराइज करके उनको बांट दिया जाता था। तो यहाँ तक भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा कि जब जनरल कैटेगरी का बच्चा जब 92.5% लाता है या वो 96% लाता, 98% लाता है, बट फिर भी वो सक्सेसफुली वो एडमिशन नहीं ले पाता। उसका रीजन ये है, आप देखो बहुत सारे कोर्ट केसेस ऐसे हैं, उसमें एक आधी अपील तो ऐसी भी आई जिसमें 94-95% का परसेंटेज होल्डर था, लेकिन जनरल कैटेगरी में उसको एडमिशन नहीं मिली बिकॉज सीटें फुल हो गई। एंड फिर उसने, और वो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी का बच्चा था, उसको सीट ना मिलने के कारण उसने अपने आप को ओपन कैटेगरी में भी अप्लाई किया, वहां ओपन कैटेगरी में भी उसको नहीं मिला। तो ये समीकरण ऐसा बना रखा है गवर्नमेंट प्लस मेडिकल कॉलेजेस ने कि जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो टाइम से पहले ही फिल हो जाती हैं और जो परसेंटेज दूसरे जो कोटे वाले परसेंटेज हैं वो बड़े हो जाते हैं, और वो बड़े होने के लिए जब वो कोटे बड़े होते हैं तो वो बिना लेन देन के वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, और कोटे में होने के बड़े बिना फंड ट्रांसफर्स के वो नहीं हो पाते हैं। तो ये रीजन रहा कि हमेशा जनरल कैटेगरी में हमेशा उनको नुकसान रहा बच्चों को, और वो दे आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट दे आर। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस अपनी सीटें बेचते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। ट्रांजैक्शन करते हैं, सीटें बेचना थोड़ा नेकेड कन्वर्सेशन है, उसको मैनेज करना और उसको समीकरण में बिठाना प्लस उसको मैनेज करके ट्रांजैक्शन करना, उसी को बोलते हैं सीटें बेचना। अच्छा सर, जैसे मैं आज इसके बारे में सर्च कर रहा था तो लगभग 60% से ज्यादा तो कोटे की सीटें हो जाती हैं। अब वो आपका SC का हुआ, ST का हुआ, OBC का हुआ, और उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन क्या ये वाली बात सही है कि जो जनरल कैटेगरी 68.5% है, वो 68.5%, बाकी जो बचता है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, वो जनरल कैटेगरी के लिए। और जनरल कैटेगरी में समाज जो इतना बड़ा है कि वो रातों रात ही फुल होता है, और जब रातों रात फुल होता है फिर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कैंडिडेट है, जब वो ओपन सीट के लिए जाता है उसको ओपन सीट भी नहीं मिलती। अच्छा, एक और समस्या सर, जैसा मैं पढ़ रहा था, अभी मैं देख रहा था कि जो जनरल कैटेगरी के जो सीटें हैं या फिर जो कोटा बचता है उसमें भी अगर किसी ST के बच्चे के नंबर मान लिया 92.5% आ गए और वो इतना ही उसका परसेंटाइल जनरल कोटे का, तो उसका एडमिशन जनरल में हो जाएगा, उसके ST कोटे में नहीं होगा। यस, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसकी परसेंटेज ज्यादा है तो जनरल कोटे की सीटें भी वो ले गया। अगर वो जनरल कोटे की सीटें भी ले गया तो फिर बाकी बचा क्या? जनरल के पास क्या बचा? मैं ना किसी ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी शर्मा की, ना मैं किसी गुप्ता की, ना किसी अग्रवाल की, ना मैं किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जनरल कोटा है, जो 30-32% कोटा है, उस पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली
शेड्यूल जो जो रिजर्व कोटे कोटे वाले हैं, जो जो कोटे रिजर्व वाले कोटा हैं, है। ये है, उसका बेनिफिट भी उनको चला जाता है। हम्म। तो जनरल कैटेगरी के हाथ में बचा क्या? हम्म। आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल समझाना चाह रहा बिल्कुल हूँ? बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या ये नहीं है सर। मुझे लगता है समस्या ये है कि डॉक्टर एक ऐसी चीज है जो पूरे देश के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा लायक है उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ पा रहा है, और जो मतलब कहीं की उस कंपटीशन से बाहर है, वो अगर पढ़ पा रहा है, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? साथ में जो ये नेगेटिव परसेंटाइल वाला मसला है वो भी बताइएगा। जो ये सिंपल सी बात है, अगर आपने कल की थोड़ी सी भी आर्ग्यूमेंट देखी हो, तो मतलब कल जो हमारे सॉलिसिटर थे जी शंकर नारायण, उन्होंने बहुत, ही वॉज वेरी एग्रेसिव। कल वो डिफेंसिव मोड पे नहीं थे। अगर आपने ध्यान से देखा, उन्होंने इस बात को बहुत अटैकिंग मोड में रिप्रेजेंट किया बेंच के आगे, और उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और जजेस ने, बेंच ने भी बोला कि हाउ कैन यू डू दैट। आप यहाँ तक देखें कि एडिशनल एडीजी भट्टी जी के पास भी इस बात का जवाब नहीं था। फाइनली ये बात आई कि हम एफिडेविट सबमिट करेंगे, विल कम बैक विद अ प्रॉपर रिप्लाई। अगर ये बात इतनी नीट एंड क्लीन थी, अगर ये बात इतनी ही नीट एंड क्लीन थी, तो एक बेसिक रिप्लाई तो बनता था, डिटेल में बाद में सबमिट कर देते। लेकिन डिटेल में भी वो रिप्लाई नहीं जनरेट कर पाए। तो हम्म। सिर्फ भट्टी जी का खड़े रहना एक रिप्लाई नहीं हो सकता। और थैंक्स टू आवर ऑल टीम, जो हमारी टीम है, जो हमारी लीगल टीम रही, एडवोकेट सत्यम सिंह रहे, और जो उनके एसोसिएट रही टीम रही, जो शंकर नारायण साहब रहे, इन लोगों ने बहुत एग्रेसिवली अपने आप, अपना जो मोर्चा है, जो फोर्ट है, दे आर होल्डिंग द फोर्ट वेरी स्ट्रांगली। उन्होंने अपना अपना फोर्ट बहुत स्ट्रांगली संभाला हुआ है इसी के अगेंस्ट में। तो आई थिंक नीट की जो ये जो माइनॉरिटी वाली नहीं जो नहीं सर, मैटर है, सर दर्शक ना समझ नहीं पाएंगे। मुझे पहले बताइए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला रखा है, वो आपने क्या सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये इसमें नीट में क्या चल रहा है, वो पहले बताइए, उसके बाद फिर ये सुनवाई का बताइएगा। नीट में यही रखा है कि माय लॉर्ड को यही, बेंच को यही समझाने की कोशिश करी गई है कि 40% का जो वो यही जो ऑपोजिशन थी वो यही बात कर रही थी कि 40% उनके लिए हैं जो ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी रेगुलर डॉक्टर्स। बट रेगुलर डॉक्टर डज नॉट मीन्स कि वो पीजी कर सकता है। हम्म। मतलब वो पीजी में लो मार्क्स, लो स्टैंडर्ड पे जाके वो पीजी में एडमिशन ले सकता है। ये लॉ कहता है कि व्हेन द एग्जाम, व्हेन द पोस्ट, व्हेन द इन द पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पीजी कर रहा है, तो एग्जाम्स हैज टू बी मोर टफर, इट हैज टू बी मोर माइक्रो ऑब्जर्व्ड। मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो पीजी में आया है तो उसको रिलीफ मिल रही है या उसको रिलीफ देनी चाहिए मेडिकल टीचिंग के अंदर। ये हमारे सेक्शन ने बोला बेंच को। बेंच ने बहुत एग्री किया इस बात को कहीं ना कहीं कि उन्होंने रिप्लाई मांगा है। और एस जी की, भट्टी जी के पास भी, सुप्रीम जनरल के पास भी मेरे ख्याल से इस बात का रिप्लाई नहीं था। उन्होंने यही कहा कि सीटें खाली रहेंगी, बट सीटें खाली कैसे रह सकती हैं? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो सीटें खाली रहेंगी। और सेकेंडली उनके पास एक बेसिक रिप्लाई भी नहीं था कि वाई पीजी के लिए हमने 40% को माइनस करने का एक रेशियो होता है, एक 0% होता है। एंड जस्ट दे आर स्टैंडिंग ओनली ऑन वन स्टेटमेंट कि दे आर रेगुलर डॉक्टर्स। रेगुलर डॉक्टर्स का मतलब ये नहीं है, अगर एमबीबीएस कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीजी में -40 के हकदार हो गए। तो आई थिंक जो लेजिटिमेट बेंच ने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत बहुत अप्रिशिएटेबल था। एंड ऑल कुडोज, ऑल अप्रिसिएशन गोज टू आवर लीगल टीम एंड आवर टीम विच हैज रिप्रेजेंटेड दिस केस। और जो हमारी लॉबी है जो प्रोटेस्ट कर रही है इसके अगेंस्ट में, खास करके जी शंकर नारायण, जो उनकी जो सीनियर लॉयर्स हैं हमारे, उन्होंने जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया वो बहुत ही फैबुलस तरीके से रिप्रेजेंट किया। आई थिंक गवर्नमेंट के पास या यूनियन के पास इसका जवाब नहीं होगा। आई एम वेरी स्ट्रांग अबाउट इट। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिन जो डॉक्टर बन गए, यूजी करके जो डॉक्टर बन गए, उन्हें अगर पीजी में एडमिशन लेना है, और वो अपना कोटे के डॉक्टर है, मतलब एसटी एससी ओबीसी में अगर वो आते हैं, उनके -40 भी उनकी परसेंटाइल है, तब भी उनका एडमिशन हो सकता है? अगर वो कुछ नहीं भी करें तब भी उनका एडमिशन हो सकता है। मतलब अगर शून्य नंबर भी वो लेकर आते हैं तो भी उनका एडमिशन हो हाँ, सकता है? तब भी उनका एडमिशन हो सकता है। तो इसमें ये दिखने और सुनने में और सोचने में बहुत ऑकवर्ड लगता है। जैसे अपोजिशन लॉयर्स ने एक स्टेटमेंट दी कि दूसरी सीटें, सोनोग्राफी, ये ग्राफी, रेडियोग्राफी की सीटें खाली रह जाती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो रेडियोग्राफी कर रहा है, जो हमारे को डायग्नोस करेगा, जो प्रॉब्लम डायग्नोस करता है, तो वो अनपढ़ हो या वो अशिक्षित हो या वो नॉन केपेबल हो, अगर उसकी डायग्नोस पावर ही खराब होगी तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा?
बड़ा सवाल। तो अगर आप बेस ही खराब कर दे रहे हैं किसी बिल्डिंग का, तो फिर बिल्डिंग क्या बनाएंगे? हाँ, अच्छा सर, उन्होंने इसमें यही कोटा बोला। भी दो प्रकार के होते हैं जी, हाँ जी, बताइए। भट्टी साहब ने यही बोला कि माय लॉर्ड, उन्होंने ये बात बकायदा बोली कि माय लॉर्ड, जो मेजर है ऑर्थो, डेंटल, सर्जन, ये सब बहुत सीटें बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। तो सर जो सीटें रह जाती हैं वो रेडियोलॉजिस्ट रह जाती है, और ये रह जाती है एक्सरे वाली रह जाती है, जो डायग्नोटिकल जो मशीन ऑपरेटिव सीटें होती हैं, जो डायग्नोस करने के काम आती हैं मरीजों को, वो डॉक्टरेट की जो सीटें हैं वो रह जाती हैं खाली। इसका मतलब उन सीटों पे वो उनको बिठाना चाहते हैं जो केपेबल ही नहीं है, जो पास ही नहीं हो सकते। सो इट्स ठीक है। नॉट अबाउट अगर वो कैंची चला रहे हैं या वो सर्जिकल इक्विपमेंट को हैंडल कर रहे हैं, तो डायग्नोस्टिकल मशीन्स को हैंडल करना है, भले वो एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, सुपर साउंड है, सीटीसी है, मतलब मुझे टेक्निकल नाम नहीं पता उन मशीनों के, लेकिन जो भी मशीन हैंडल करेगा, क्या वो भी वो अनपढ़ होना चाहिए? वो अनपढ़ नहीं हो सकता। अगर वो बिल्कुल। अनपढ़ हुआ तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होती है। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि रॉन्ग मैसेज डॉक्टर्स तक जाएगा, रॉन्ग मैसेज डॉक्टर तक गया तो रॉन्ग ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो लेइंग ही रॉन्ग स्टार्ट हो गई। बिल्कुल सर, एक देश है क्यूबा। इस देश में सारे डॉक्टर सरकारी हैं, प्राइवेट नहीं है। मतलब कॉलेजेस भी सरकारी होंगे और हॉस्पिटल भी सारे यहाँ पर। आपका ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ आपको बताऊंगा। वहाँ सब कुछ सरकारी है, लेकिन मैं जैसा देख रहा था यहाँ इंडिया में फिलहाल कोटा 15% है। 15% सीटें हैं जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में दी जाती हैं, बाकी 85% जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में अलॉट की जाती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। इसमें कोई, हमने जो रिसर्च करी थी, अपना जो बैकग्राउंड चेक किया या जो हमने ड्यू डिलिजेंस किया, उसके अंदर जो आप फिगर्स बोल रहे हो, इसमें कोई एरर नहीं है, ये तो क्या करेक्ट इस है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए सरकार को? 200% सरकार को करना चाहिए। अब मैं, आपने अपनी अपने सवाल में आपने अपना जवाब दे दिया कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है तो सारे उसमें समाते हैं, लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज बड़ा होता है तो प्राइवेट कॉलेज का मालिक बड़ा होता है उसमें। प्राइवेट कॉलेज या एजुकेशन बड़ा नहीं होता उसके अंदर, उसका अपना जो धन कोष है, जो उसका अपनी ट्रेजरी है, जो उसकी अपनी इनकम है, जो उसके अपना रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है, वो बड़ा होता है। उसमें एजुकेशन बड़ा नहीं होता। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, वेलकम है, और गवर्नमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बजट इशू करना चाहिए मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन वो संभालेगा कौन, उसके दायित्व कौन लेगा, उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? शायद इस वजह से गवर्नमेंट एक बोल्ड स्टेप नहीं उठा पाती। और मजे की बात यह है कि जो 15% सरकारी कॉलेजेस हैं, इसमें से भी ओबीसी और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उसके लिए 27% दिया गया है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% दिया गया है। एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%, और साथ में 5% जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी दिया गया। तो मतलब जनरल के लिए सीटें बचती कहां हैं, मुझे समझ में ये नहीं आती है। बाकी जो अनरिजर्व्ड हैं वो सबके लिए खुली हैं, वो सिर्फ जनरल के लिए नहीं खुली हैं, वो भी एससी एसटी ओबीसी के लिए भी वो खुली हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी आपको, एसटी ओबीसी अदर कास्ट, ये सब एक बार हम फिर भी एक बार भूल जाते हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के मैक्सिमम बच्चे, इकोनॉमिकल वीकर, बहुत सारे बच्चे, मेजर पोर्शन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, जो बच्चे लायक निकलते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो मैक्सिमम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का परसेंटेज इन्होंने 10% रख दिया, तो 10% ना बहुत बहुत कम है। मतलब जो लायक बच्चों में कंपटीशन रैट रेस चालू कर दी, और नालायक बच्चों को ओपन फील्ड मिल गई। मतलब नालायक बच्चा अकेला भाग रहा है रेस में और वो जीत रहा है, उसकी रेस में कोई नहीं है, लेकिन जो लायक बच्चों की रैट रेस बना दी। तो ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है, इसको एक समीकरण चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। अगर ये पॉलिसी रीड्राफ्ट नहीं हुई कोटे वाली, तो आप मान के चले हमारी जो मेडिकल सिचुएशन है, जो हमारी अर्थव्यवस्था, मेडिकल पूरा अर्थव्यवस्था है, वो ढांचा हिलनी बिगड़ शुरू हो जाएगा जाएगी। सर मेडिकल का। हाँ, पूरा ढांचा बिगड़ जाएगा। और देखना ये होगा कि पहले लोग हमारे यहाँ पर इलाज कराने आते थे, अगर ये नहीं ठीक हुआ तो 15 साल बाद हम कहीं और इलाज कराने जाएंगे। मे बी हम, जैसे लोग उस दिन, कौन क्या है पता नहीं, मुझे कोई कह रहा था कि टर्की में इलाज होता है, यूक्रेन में इलाज होता है, तो जहाँ मेडिसिन प्रैक्टिस अच्छी होगी फिर वहाँ जाया जाए। नहीं, यूक्रेन हमारे देश के बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। वो जब युद्ध शुरू हुआ था वो जो बच्चे आए थे वो सब मेडिकल के ही थे।
और मेडिकल ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब सरकार एक तरफ कहती है कि उसने 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे से वो ऊपर लेकर आई है, तो उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक बड़ा सेक्शन, मतलब आर्थिक तौर पर जो गरीब लोग हैं, उनके लिए पढ़ने की, उनके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था सरकारों को, सिर्फ इस सरकार को नहीं, सरकारों को, पिछली सरकारों को भी करनी चाहिए थी। और अगर पिछली सरकारों ने नहीं की है तो आज की सरकारों को करनी चाहिए। बात अगर करें तो नीट का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है। इसमें आपका रैंक डिसाइड होता है, कितने नंबर आपके आते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको कैटेगरी चुननी पड़ती है, जनरल है, ओबीसी, एसटी है, या फिर जो भी कुछ आपका कैटेगरी है। उसके बाद कट ऑफ लगती है, वो अलग अलग होती है। हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ भी अलग अलग होती है। अगर ये कट ऑफ भी रखें तो भी चीजें समझ में आती हैं। जनरल के लिए ज्यादा कट ऑफ होती है और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से कम होती है। फिर काउंसलिंग होती है, फिर आपको कोर्स चुनने पड़ते हैं, इसके बाद जाकर आपका दाखिला एडमिशन होता है। बिल्कुल, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला है सर? इसमें अभिषेक जी एक ही बात है, जो पूरा दुख है ना इस पूरी कन्वर्सेशन का, कि जनरल कोटे में आने वाले बच्चों के साथ नाजायज होता है, ये बात आप समझो। दूसरा, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा नाजायज होता है, बिकॉज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे ज़्यादा लायक होते हैं, बिकॉज उनको अपनी स्ट्रगल पता होती है। और जो 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 कोटे वाले बच्चे हैं उनको वॉक ओवर मिलता है। वॉक ओवर का मतलब है कि वो उनको ओपन फील्ड मिलती है वॉक करने के लिए। तो ये ना थोड़ा सा क्वालिटी, क्या बोलते हैं, डॉक्टर की क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम करेगा ये। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम डॉक्टर बनाते ही हैं बेसिकली, है ना। मेकिंग ऑफ डॉक्टर्स आर द इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इज इन अ प्रॉब्लम। अगर हमने ये ठीक नहीं किया, और खास करके ये अगर शुरुआत होगी तो ये नीट की पॉलिसी को वापस लेके ही शुरुआत होगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और जो काम आपने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका डालकर किया है वो भी एक मतलब काबिल तारीफ है। ऐसा मुझे लगता है कि पहले हो जाना चाहिए था। बाकी सरकारों को इस विषय पर सोचना होगा। इसका सारा श्रेय जो है मेरी लीगल टीम को जाता है, बिकॉज मेरी पूरी लीगल टीम ने बहुत समझदारी से इसका पूरा ड्यू डिलिजेंस किया है। हमारे एडवोकेट सत्यम सिंह हैं, उन्होंने बहुत, उनकी पूरी टीम ने बहुत ही डीप रिसर्च किया, बैकग्राउंड चेक किया, पॉसिबिलिटीज निकाली, उसके बाद ही पीआईएल फाइल करी। ऐसी मुंह उठा के पीआईएल फाइल नहीं करी। बिल्कुल, और समझना होगा सरकारों को भी और देश को भी कि आपको हमारी बातें सुनकर, शायद मेरी बात सुनकर लग रहा होगा दर्शकों कि मैं ओबीसी, एससी, एसटी को मिलने वाले कोटे के खिलाफ हूं, मैं आरक्षण के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन मेडिकल की बात जब आती है तो इस देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। वो जिंदगी बचाने का काम करता है, और ऐसे में अगर जिंदगी बचाने वाला इंसान ही सही तरीके से पढ़ा लिखा नहीं होगा, जैसा सर ने बोला कि उसकी अगर क्वालिटी में ही, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में अगर डिफेक्ट होगा तो फिर वो कैसे किसी दूसरे का इलाज कर पाएगा। इसलिए इस विषय को सरकारों को, या फिर जो भी लोग जिम्मेदार है, जो भी लोग तय करते हैं इस कोटे को, उन्हें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो पढ़ सकता है, जो पढ़ना चाहता है, जो काबिल है, जो लायक है, उसका ही एडमिशन मेडिकल में हो, या फिर जहां भी जो भी संस्थाएं उनमें हो। बाकी सर बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।